हम अक्सर चुनाव को सिर्फ हार जीत के आंकड़ों में देखते हैं, लेकिन असली कहानी वो आंकड़ों के पीछे छिपी होती है। आज हम एक ऐसी ही कहानी को डिकोड करेंगे, मध्य प्रदेश की अमरपाटन सीट की कहानी। यहाँ हम ये समझेंगे कि कैसे राजनीतिक नारों से परे जमीनी हकीकत और डेटा का एक छिपा हुआ गणित काम करता है। भारत का दिल मध्य प्रदेश, और वहीं बसा है अमरपाटन। ये सिर्फ एक चुनावी क्षेत्र नहीं है, ये लोगों की उम्मीदों, उनकी परेशानियों और उनके सपनों से धड़कने वाला एक जीता जागता इलाका है। यहाँ की सियासत को समझना है तो हमें यहाँ की मिट्टी और यहाँ के लोगों की आवाज को सुनना होगा। तो कोई चुनाव असल में कैसे जीता या हारा जाता है, इसका जवाब आपको टीवी की बहसों में नहीं मिलेगा, अखबारों की सुर्खियों में तो बिल्कुल नहीं। सच्चा जवाब छिपा होता है डेटा में। आंकड़े वो कहानी कहते हैं जो अक्सर सियासी शोर शराबे में दब जाती है। तो आइए अमरपाटन के इसी डेटा की परतें खोलते हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से करनी चाहिए, जमीन से। किसी भी चुनाव का नतीजा समझने के लिए पहले वहां के वोटरों की रोजमर्रा की जिंदगी को समझना पड़ता है। वो कौन सी दिक्कतें हैं जिनसे वो हर दिन जूझते हैं, उनकी असली चिंताएं क्या हैं। इसी को कहते हैं जमीन की नब्ज पकड़ना। ये सिर्फ चुनावी मुद्दे नहीं हैं, ये वो सच्चाइयां हैं जिनसे अमरपाटन का आम इंसान हर रोज दो चार होता है। सोचिए, नौजवान है पर हाथ में काम नहीं, किसान है पर खेती सिर्फ आसमान के भरोसे है और जमीन का पानी लगातार नीचे जा रहा है। सड़कें ऐसी कि गड्ढों में सड़क ढूंढनी पड़े और बिजली का कोई भरोसा नहीं। और इन सब के ऊपर दलित और आदिवासी समुदायों को आज भी सामाजिक भेदभाव का सामना करना पड़ता है। इन्हीं मुद्दों पर आकर सरकार और जनता का रिश्ता तय होता है। और इस परेशानी का माशताब देखिए, 2.56 मिलियन। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये पूरे मध्य प्रदेश में रजिस्टर्ड बेरोजगार नौजवानों की फौज है। ये एक पूरी पीढ़ी की अधूरी उम्मीदों का वजन है। जब अमरपाटन का कोई नौजवान वोट डालने जाता है तो ये आंकड़ा उसके जहन में होता है, और यही वो ताकत है जो किसी भी चुनाव का रुख पलट सकती है। अब जरा अमरपाटन के सियासी मिजाज को समझते हैं। ये एक क्लासिक स्विंग सीट है, मतलब ये किसी एक पार्टी का गढ़ नहीं है। यहाँ सत्ता का पेंडुलम हर 5 साल में एक तरफ से दूसरी तरफ झूलता है। ये पैटर्न हमें साफ साफ बताता है कि यहाँ के वोटर किसी पार्टी के बंधुआ नहीं हैं, वो काम के आधार पर अपना फैसला सुनाते हैं। ये देखिए, 2003 कांग्रेस, 2008 बीजेपी, 2013 वापस कांग्रेस, 2018 फिर बीजेपी, और 2023 में पेंडुलम फिर घूमकर कांग्रेस की तरफ। ये पैटर्न कमाल का है। इसे ही एंटी इनकम्बेंसी या सत्ता विरोधी लहर कहते हैं। मतलब जो भी गद्दी पर बैठता है, 5 साल बाद जनता उससे हिसाब जरूर मांगती है। अब जरा और करीब से देखते हैं पिछले 2 चुनावों को। 2018 में बीजेपी जीती, पर मार्जिन बहुत कम था, सिर्फ 3,747 वोटों का। 2023 में कांग्रेस ने बाजी पलट दी, 6,490 वोटों से। लेकिन असली कहानी जीत के अंतर में नहीं, वोट शेयर में है। हैरानी की बात यह है कि 2023 में बीजेपी का वोट भी बढ़ा, करीब 4.5%, लेकिन कांग्रेस का वोट शेयर तो 10% से भी ज्यादा उछल गया। असली खेल यही हुआ। तो साफ है, दोनों पार्टियों को वोट मिले, पर कांग्रेस की छलांग कहीं ज्यादा बड़ी थी। तो फिर ये बड़ा सवाल उठता है, ये जो अतिरिक्त 10% वोट हैं, ये कांग्रेस के पास आए कहाँ से? इसी एक सवाल में 2023 के जनादेश का पूरा राज छिपा है। तो चलिए अब इस जनादेश की चीर फाड़ करते हैं। एक स्विंग सीट के अंदर असल में क्या पक रहा था? वो कौन से सामाजिक समीकरण थे? वोटों का कैसा लेन देन हुआ जिसने आखिर में नतीजा तय कर दिया? ये विश्लेषण हमें पर्दे के पीछे की असली कहानी बताएगा। किसी भी जगह की राजनीति को समझने के लिए उसके समाज को समझना पड़ता है। यहाँ का सामाजिक ताना बाना देखिए। अमरपाटन में करीब 21% आबादी अनुसूचित जाति यानी एससी है और 14% अनुसूचित जनजाति यानी एसटी। परंपरागत रूप से ये कांग्रेस का एक मजबूत आधार माने जाते हैं। बाकी के 65% में ओबीसी और सवर्ण जातियां हैं, जिन्हें बीजेपी का कोर वोटर समझा जाता है। चुनावी बिसात इसी समीकरण पर बिछती है। और अब 2023 की कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट, बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी। 2018 में बीएसपी का वोट शेयर था लगभग 23%। सोचिए, हर 4 में से 1 से ज्यादा वोट। और 2023 में ये सीधा आधा हो गया, सिर्फ 11.5%।
ये एक सियासी भूचाल से कम नहीं था। तो सवाल वही, ये 11-12% वोट आखिर गया कहाँ? और जवाब डेटा में बिल्कुल साफ है। बीएसपी के कोर वोटर का एक बहुत बड़ा हिस्सा सीधा कांग्रेस के पाले में चला गया। यही वो वोट ट्रांसफर था जिसने कांग्रेस को वो निर्णायक बढ़त दिलाई। असल में ये बीजेपी विरोधी वोटों का एकीकरण था। वोटर्स ने एक ऐसे विकल्प को चुना जो उन्हें बीजेपी को हराने में सबसे मजबूत नजर आया। इस तरह के पेचीदा सियासी मैदान को समझने के लिए हम एक फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करते हैं, चतुर्मुखी सिद्धांत। ये किसी भी चुनावी लड़ाई को 4 अलग-अलग नजरियों से देखने का तरीका है ताकि रणनीति बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाए। इसके 4 चेहरे हैं। पहला चेहरा, चुनावी जमीन। ये एक पेंडुलम सीट है, मतलब लड़ाई बूथ लेवल पर जीती या हारी जाएगी। दूसरा चेहरा, वोटर का मन। लोग परेशान हैं रोजी रोटी से और सरकारी कामकाज से। तीसरा चेहरा, प्रचार का तरीका। यहाँ ध्रुवीकरण की राजनीति का जवाब विकास की राजनीति से देना होगा। और चौथा चेहरा, उम्मीदवार खुद। लोगों को एक स्थानीय, साफ सुथरा और अपना सा लगने वाला नेता चाहिए। तो अब तक हमने विश्लेषण किया। अब बात करते हैं समाधान की। सिर्फ चुनाव जीतने के लिए क्या करें, ये सवाल नहीं है। सवाल यह है कि लोगों का भरोसा जीतने के लिए और असरदार शासन देने के लिए क्या किया जा सकता है। ये एक ब्लूप्रिंट है उन समस्याओं को हल करने का जिनकी बात हमने शुरू में की थी। तो ये भरोसा दोबारा कैसे जीता जाए, इसके 5 स्तंभ हैं। पहला, उन वोटरों से दोबारा जुड़िए जो छिटक गए हैं, जैसे बीएसपी के समर्थक। दूसरा, चुनाव को पूरी तरह से स्थानीय मुद्दों पर लड़िए। तीसरा, समाज के हर तबके को जोड़कर एक बड़ा गठबंधन बनाइए। चौथा, पूरी बातचीत को रोजी रोटी और जिंदगी की जरूरतों पर ले आइए। और पांचवां, आज के जमाने में डिजिटल तरीकों से वोटरों तक अपनी बात पहुंचाइए। लेकिन सबसे जरूरी बात, भरोसा लंबे चौड़े वादों से नहीं, जमीन पर दिखने वाले काम से बनता है। ऐसे काम जिनका असर फौरन दिखे, जैसे गांव में एक हेल्थ कैंप लग गया, टूटी सड़क रातों रात ठीक हो गई, या किसानों को सिंचाई के लिए बिजली मिलने का भरोसा हो गया। ये छोटी छोटी चीजें जनता में बहुत बड़ा भरोसा पैदा करती हैं। और आखिर में सारी बातें एक जगह आके टिकती हैं। नेतृत्व, डेटा, रणनीति सब जरूरी है, पर उसे जमीन पर उतारने के लिए एक सही चेहरा चाहिए। तो आखिर कैसा हो वो चेहरा जो अमरपाटन जैसे क्षेत्र का दिल जीत सके और वहां सही मायने में शासन कर सके? आदर्श उम्मीदवार वो है जिसकी जड़ें उसी मिट्टी से जुड़ी हों, जो पुरानी और नई पीढ़ी दोनों की बात समझ सके और उनके बीच एक पुल का काम कर सके। और सबसे जरूरी, जिसकी पहचान उसके काम से हो, उसकी ईमानदारी से हो। लोगों को एक राजनेता नहीं, एक ऐसा सामुदायिक सेवक चाहिए जो सबकी सुने और सबके लिए काम करे। तो हम आपको इसी एक अहम सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। क्या अमरपाटन में सत्ता के इस पेंडुलम के चक्र को तोड़ने के लिए एक नई तरह की सियासत की जरूरत है? एक ऐसी राजनीति जो बांटने पर नहीं, बल्कि काम करने पर, यानी परफॉर्मेंस पर टिकी हो। हो सकता है अमरपाटन का ये जनादेश पूरे देश की राजनीति के लिए एक बड़ा इशारा हो।